हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू केवीएस स्पेशल चैनल। जैसा कि आप सब जानते हो, मैंने अपने चैनल पर एक न्यू कोर्स स्टार्ट किया हुआ है केवीएस पीआरटी ईवीएस स्टूडेंट्स के लिए, जिसमें मैं आपको ईवीएस के सारे टॉपिक्स कवर कराती हूँ अकॉर्डिंग टू द न्यू सिलेबस जो आपका 2018 में अपडेट हुआ है। मैंने काफ़ी सारी वीडियोज़ अपलोड कर दी है ईवीएस सेक्शन की। पॉपुलेशन, सेंसस, सेक्स रेशियो, ये सब अपलोड हो चुका है। प्राइमरी इंस्टीट्यूशंस ऑफ डेमोक्रेसी की बात करूँ तो लोकल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट तीनों चीज़ें अपलोड हो चुकी है। इसके अलावा रिसोर्सेज के ऊपर कई वीडियोस अपलोड हो चुकी है। तो प्लेलिस्ट का जो लिंक है ईवीएस के जितने भी वीडियोस अपलोड हुई है उसका प्लेलिस्ट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी, सो डैट आपको पता चल जाए कि कौन कौन से टॉपिक्स कवर हो चुके हैं और आप उनको देख सको। तो आज जो हम टॉपिक करने जा रहे हैं वो है सिटीजन्स राइट्स। तो सिटीजन्स राइट्स में वो सब राइट्स आ जाते हैं जो किसी भी इंडिविजुअल को मिले हुए हैं, किसी भी इंडिविजुअल के पास है, ठीक है। तो वो सिटीजन्स राइट्स हम आज देखेंगे और ये जो वीडियो होगी ये भी 2 पार्ट्स में आएगी। फर्स्ट पार्ट जो है ये आज, इसमें मैं फंडामेंटल राइट्स आपको कराने वाली हूँ, सारे मौलिक अधिकार हम पढ़ेंगे। और इसका जो पार्ट 2 आएगा उसमें अदर देन फंडामेंटल राइट्स जितने भी इम्पोर्टेंट राइट्स है जो इंडिविजुअल के लिए इम्पोर्टेंट है, जैसे राइट टू वोट है, राइट टू एजुकेशन है, ठीक है, फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन, या और अलग जो राइट्स है जो कि इम्पोर्टेंट है, ठीक है, वो सब इसमें सेकेंड पार्ट में कवर करा दूंगी। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स स्टार्ट द क्लास। तो सबसे पहले हम जानते हैं फंडामेंटल राइट्स होते क्या है। व्हाट आर फंडामेंटल राइट्स, व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स। उसके बाद हम सारे 1 बाय 1 फंडामेंटल राइट्स देखेंगे। तो स्क्रीन पर आप देख सकते हो फंडामेंटल राइट्स या मौलिक अधिकार क्या होते हैं। वो सारे अधिकार इसके अंदर आ जाते हैं जो हमारे बौद्धिक, हमारे नैतिक, हमारे आध्यात्मिक विकास के लिए ज़रूरी है। वो सब राइट्स फंडामेंटल राइट्स होते हैं। ये राइट्स हमारे एग्जिस्टेंस के लिए ज़रूरी होते हैं, हमारे जीने के लिए ज़रूरी होते हैं, या फिर कहूँ तो हमारे सार्वभौमिक विकास के लिए, ऑलराउंड डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी है। इसी वजह से हम इनको क्या कहते हैं, फंडामेंटल राइट्स, ठीक है। ये बेसिक राइट्स है जो हर किसी के लिए ज़रूरी है, किसी भी कंट्री में जीने के लिए। तो ये प्रमुख राइट्स है, इसलिए कहा गया है कि ऑलराउंड डेवलपमेंट के लिए ये राइट्स ज़रूरी है। अगर फंडामेंटल राइट्स की बात करूं तो आपको पता होना चाहिए कि पार्ट 3 जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, उनमें फंडामेंटल राइट्स है और आर्टिकल 12 से लेकर के 35 तक हमारे फंडामेंटल राइट्स है, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं आर्टिकल नंबर 12 एंड 13 से। आर्टिकल 12 में डेफिनेशन दी गई है फंडामेंटल राइट्स या मौलिक अधिकार की। आर्टिकल 13 की बात करें तो लॉज इनकंसिस्टेंट विद और इन डेरोगेशन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स। तो जितने भी लॉज हैं, जितने भी कानून हैं, तो वो कानून अगर ऐसे बनाए जाए जो कि मौलिक अधिकारों की अवमानना कर रहे हैं या मौलिक अधिकारों के अकॉर्डिंग नहीं है, उनका खंडन कर रहे हैं, उनके साथ असंगत है कह सकते हो, तो उन सब प्रावधानों को या उन सब कानूनों को हम शून्य घोषित कर देंगे, ठीक है। उनको हम मानेंगे नहीं जब तक कि उनमें प्रॉपरली अमेंडमेंट ना किया जाए, जब तक कि प्रॉपरली उनमें संशोधन ना किया जाए, तब तक उन कानूनों का यूज़ नहीं होगा या वो लॉज माने नहीं जाएंगे, आप कह सकते हो, ठीक है। तो आप एक लाइन में अगर कहूँ तो जो आर्टिकल 13 है वो आपके जितने भी लॉज है या आप कह लीजिए कि फंडामेंटल राइट्स है जितने भी, उन सबको सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। फंडामेंटल राइट्स या मौलिक अधिकारों को सिक्योरिटी या सुरक्षा उनकी सुनिश्चित करता है कि कोई भी कानून जो बने ना वो इन फंडामेंटल राइट्स के अकॉर्डिंग होने चाहिए, ठीक है। इनकी कोई भी अवमानना ना करे, इनका कोई उल्लंघन ना करता हो कोई भी लॉ, अदरवाइज उसको हम मानेंगे नहीं या अदरवाइज वो माना नहीं जाएगा। आगे बढ़ते हैं। राइट टू इक्वालिटी किस में आ जाता है, आर्टिकल नंबर 14 से लेकर के आर्टिकल नंबर 18 तक हमारे राइट टू इक्वालिटी या समानता के अधिकार है। तो देखते हैं 1 बाय 1। तो सबसे पहले देखते हैं आर्टिकल नंबर 14। आर्टिकल नंबर 14 में है इक्वालिटी बिफोर लॉ। कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि आर्टिकल 14 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किससे रिलेटेड है या इंडियन सिटीजन्स को कौन सा राइट प्रोवाइड करता है।
तो ये है बेटा इक्वालिटी बिफोर लॉ। इसका मीनिंग क्या होता है इक्वालिटी बिफोर लॉ का? तो इक्वालिटी बिफोर लॉ का मीनिंग होता है कि हर एक इंसान, ठीक है, हर एक इंडिविजुअल या सब कानून की नज़रों में बराबर है, ठीक है, सबको समानता का अधिकार है, कोई भी कानून से ऊपर नहीं है, ठीक। ये नहीं है कि किसी के पास अगर ज़्यादा पावर है, किसी की पोजीशन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है तो उसको बेनिफिट मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। अगर कोई प्रॉपरली अगर बात करूँ सोसाइटी में, तो किसी इंडिविजुअल मतलब कोई कास्ट ऐसी है जो बहुत मेजॉरिटी में है, तो ये नहीं है कि उसकी चलेगी या उसको ज़्यादा प्रोटेक्शन मिलेगा, सबको इक्वली प्रोटेक्ट करेगा। लॉ से ऊपर कोई भी नहीं है, सबके लिए समान कानून है, कानून की नज़र में सब इक्वल है, ठीक है। तो ये है इक्वालिटी बिफोर लॉ, इक्वल शुड बी ट्रीटेड इक्वली, वन लाइन में आप कह सकते हो, ठीक है। आर्टिकल 15 की अगर बात करूँ तो प्रोविज़न ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। तो अगर इक्वालिटी की बात कर रहे हैं तो ये एक चीज़ और प्रोवाइड करता है कि कोई भी डिस्क्रिमिनेशन ना हो, कोई भी भेदभाव ना हो। अगर इक्वालिटी है, ठीक है, इक्वालिटी है, समानता है, तो वो सबके लिए समान चीज़ है, समान अधिकार है सबको, उसमें कोई भेदभाव नहीं होगा, चाहे वो फिर रिलीजन के अकॉर्डिंग है, चाहे वो कास्ट के अकॉर्डिंग है। मैंने अभी कहा आपको कि कोई पर्टिकुलर कास्ट है वो मेजॉरिटी में है और कोई पर्टिकुलर कास्ट माइनॉरिटी में है, मतलब नंबर में लेस है, ठीक है। तो इसमें ये नहीं होगा कि जो ज़्यादा संख्या में कास्ट है उसको ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। तो सब अधिकार सब समान है, ठीक है। समानता का अधिकार का मतलब यही है, ये नहीं है कि वीमेंस को ज़्यादा प्रोटेक्शन मिलेगी, उनको ज़्यादा समझा जाएगा, या किसी एक पर्टिकुलर कास्ट को या पर्टिकुलर धर्म को या कुछ भी प्लेस ऑफ बर्थ से किसी भी बैकग्राउंड पर, किसी भी ग्राउंड पर डिस्क्रिमिनेशन या भेदभाव नहीं होगा। ये है आपका आर्टिकल नंबर 15। बढ़ते हैं आर्टिकल नंबर 16 पर, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। अगर बात करें पब्लिक एम्प्लॉयमेंट की, रोजगार की, तो उसमें समानता का अधिकार है। उसमें किसी भी बेस पर, रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, किसी भी इनमें से बेस पर डिस्क्रिमिनेशन या भेदभाव नहीं किया जाएगा, सबको समान रूप से रोजगार के अवसर प्रदान किए जाएंगे। तो ये है आपका आर्टिकल नंबर 16। तो बेसिकली जो आर्टिकल नंबर 16 है आपका कि रोजगार के पर्याप्त या सबको समान रूप से अवसर प्रदान करना, ये जो आपके जो वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी थी ना, उनके लिए ये प्रावधान आया था, क्योंकि पहले उनके साथ बहुत भेदभाव किया जाता था। जो अपर पोस्ट होती थी गवर्नमेंट की, उनमें नहीं उनको इक्वली रिजर्वेशन या रिप्रेजेंटेशन मिलता था, ठीक है, इतना नहीं था, इस वजह से ये आपका आर्टिकल बना। नेक्स्ट बढ़ते हैं आर्टिकल नंबर 17 अनुच्छेद 17 पर, जो है रिलेटेड एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। तो बात करते हैं अस्पृश्यता का उन्मूलन, ठीक है, इसको हम हिंदी में कहेंगे। अनुच्छेद 17 में क्या है कि जो प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी है, जो आपने बहुत बुक्स में भी पढ़ा होगा कि पहले कितना जो वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी है या फिर जो आपके शेड्यूल्ड कास्ट है या मार्जिनलाइज्ड सेक्शन है, उनके साथ काफ़ी भेदभाव होता था, अनटचेबिलिटी या छुआछात जैसी प्रैक्टिसेस थी, जो अब एबोलिश हो चुकी है, ठीक है। महात्मा गांधी जी ने भी इस पर बहुत वर्क किया है। तो ये है आपका रिलेटेड एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी से। बढ़ते हैं अनुच्छेद 18 आर्टिकल 18 देखते हैं। तो ये है एबोलिशन ऑफ टाइटल्स, उपाधियों का उन्मूलन कह सकते हो इसको। और इसमें क्या है बेसिकली कि जब ब्रिटिश इंडिया थे, मतलब ब्रिटिश शासन था हमारे देश में, ठीक है, तो उस टाइम पे क्या होता था कि वो लोगों को कुछ उपाधियाँ देते थे, जैसे राजा, महाराजा, राय बहादुर, राज बहादुर, इस टाइप की उपाधियाँ देते थे। और इनको ना जैसे कॉमन पीपल या आम जनता जो होता है, उनसे थोड़ी सी अपर पोजीशन या फिर सेंस ऑफ सुपीरियरिटी इनके अंदर होती थी, ठीक है, उनको थोड़ा सुपीरियर समझा जाता था बाकियों को एज कंपेरिजन टू कॉमन पीपल जो होते थे उनसे। तो ये जो आर्टिकल है 18 एबोलिशन ऑफ टाइटल्स, तो इसमें यही है कि ना ही गवर्नमेंट किसी पर्टिकुलर पर्सन को
टाइटल्स नवाजेगी कि ये पर्टिकुलर ओहदा दे दिया या कोई भी टाइटल दे दिया राजा महाराजा का, और उनका वो मतलब सबके लिए इक्वालिटी की अगर बात करें तो एज सच कोई भी टाइटल्स प्रोवाइड नहीं करेगी, ठीक है। और ना ही कोई फॉरेन स्टेट से कोई टाइटल ले सकता है कोई पर्सन। तो ये है आपका आर्टिकल नंबर 18। बढ़ते हैं आगे। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट, राइट टू फ्रीडम या स्वतंत्रता के अधिकार जो दिए गए हैं आर्टिकल नंबर 19 से लेकर के 22 तक। आर्टिकल 19 की अनुच्छेद 19 की बात करूं तो इसमें है प्रोटेक्शन ऑफ सर्टेन राइट्स रिगार्डिंग फ्रीडम ऑफ स्पीच एक्सेट्रा। तो हर एक इंसान को, हर एक इंडिविजुअल को पूरा अधिकार है अपने आप को, मतलब फ्रीडम ऑफ स्पीच, बोल चाल कर अपने आप को अभिव्यक्त कर सकता है, ठीक है। अपने आप को एक्सप्रेस करने का, स्पीच बोलने का अधिकार है सबको, चाहे वो फिर बोलकर अपने विचारों को प्रस्तुत करे, चाहे लिखकर या किसी और रूप में, ठीक है। भावों और विचारों को प्रस्तुत करना कह सकते हो आप। सूचना का आदान प्रदान भी इसके अंदर आ जाएगा। नेक्स्ट अगर बात करूँ तो आर्टिकल 20 आता है प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस। हिंदी में इसे कहूँ तो अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में, ठीक है, ये संरक्षण प्रदान करता है। इसके अंदर आपके इंडियन सिटीजन्स हो गए या फिर नॉन इंडियन सिटीजन्स, सब इसमें इंक्लूड होते हैं। और अगर इसको ज़्यादा डीप में देखें तो ये 3 चीज़ों में डिवाइडेड है, 3 फ्रेजेस है इसके अंदर। आर्टिकल 20 की अगर फर्स्ट फ्रेज है तो वो है एक्स पोस्ट फैक्टो, सेकंड है आपका डबल जियोपार्डी एंड थर्ड है सेल्फ इंक्रीमेशन। तो ये कुछ फ्रेजेस है इसके अंदर। इसमें आपको इतना जानना ज़रूरी है, सिर्फ अगर बेसिक बात करूं तो कोई भी अगर ऑफेंस होता है, कोई भी अगर पर्सन कोई क्राइम करता है, ठीक है, तो उसको जो आज का प्रावधान है या जो आज का लॉ है उसके अकॉर्डिंग ही उसको सज़ा दी जाएगी। ये नहीं है कि उसको पहले की कंपैरिजन में या फिर मतलब पहले जो लॉज थे या फिर आगे चल करके अगर लॉज बदलते हैं कल को, मतलब आज मान लीजिए किसी ने कोई क्राइम किया और आगे 2 साल बाद कोई क्राइम चेंज हो गए और मतलब सज़ा जो है पहले जितनी होती थी उसकी डबल कर दी गई, तो ये नहीं है कि उनको दोबारा से पकड़ेंगे और उसको डबल सज़ा दी जाएगी, ऐसा नहीं होगा। जो आज के टाइम में कानून है ना उसके अकॉर्डिंग ही सज़ा दी जाएगी पर्टिकुलर पर्सन को। तो ये आ जाता है आपका एक्सपोस्ट फैक्टो में। इसी तरीके से अगर डबल जियोपार्डी की बात करूं तो अगर एक बार किसी ने एक अपराध किया है तो उसको एक ही बार उसको सज़ा दी जाएगी, एक से अधिक बार उसको दंड नहीं दिया जा सकता। तो ये इसमें कुछ प्रावधान है। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं आर्टिकल नंबर 21 पर, जो है प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, ठीक है। ये स्पेलिंग ये एक्स्ट्रा एल लग गया है, ठीक है, लिबर्टी है ये। तो एक लाइन में कहूँ तो किसी को भी जीने से या जो लिबर्टी है उनसे डिप्राइव नहीं किया जाएगा एक्सेप्ट द प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ। अगर लॉ के अनुसार, अगर कानून के अनुसार ही उन्होंने कुछ अगर क्राइम कर दिया है तब चाहे उनको आप जेल में डाल रहे हो या कोई पनिशमेंट दे रहे हो, वो चीज़ अलग है। अदरवाइज किसी की भी फ्रीडम को, किसी की भी पर्सनल लिबर्टी और लाइफ, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ को कोई कर्टेल नहीं कर सकता, ठीक है। नेक्स्ट आर्टिकल नंबर 21A, ये हम सब पढ़ते आ रहे हैं बचपन से, ठीक है। तो ये इसका आंसर आप लोगों को करना है कमेंट बॉक्स में, बहुत ही इजी है, सबको पता होगा तकरीबन। तो इसमें पार्टिसिपेट करिएगा, कमेंट बॉक्स में इसका रिप्लाई करिएगा कि आर्टिकल 21A किससे रिलेटेड है। नेक्स्ट है आपका आर्टिकल नंबर 22 प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टेन केसेस। तो ये अगर मैंने आपको आर्टिकल 21 में कहा कि कोई भी किसी की फ्रीडम को या पर्सनल लिबर्टी को इन्फ्रिंज नहीं कर सकता एक्सेप्ट कि अगर लॉ के अनुसार उन्होंने कोई क्राइम कर रहा है किसी इंडिविजुअल ने, तब उसको डिटेन किया जा रहा है, तो वो चीज़ पॉसिबल है, अदरवाइज ऐसा नहीं किया जा सकता, ठीक है। तो आर्टिकल 22 में यही है, प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टेन केसेस। अगर किसी ने कोई क्राइम किया है तो उसको सज़ा दी जाएगी, ठीक है। इसके अंदर 2 चीज़ें आ जाती है, प्यूनिटिव अरेस्ट एंड प्रिवेंटिव अरेस्ट। तो अगर थोड़ा बेसिक सा बताऊं तो जो
प्यूनिटिव अरेस्ट या प्यूनिटिव डिटेंशन होता है, तो उसमें ये होता है कि कोई भी अगर किसी ने क्राइम कर दिया है उसके बाद उसको सज़ा दी जा रही है, आफ्टर क्राइम जो एक्शंस लिए जा रहे हैं, जो उनको सज़ा दी जा रही है, जो पनिशमेंट दी जा रही है, तो वो हो जाता है आपका प्यूनिटिव डिटेंशन। अगर प्रिवेंटिव अरेस्ट या प्रिवेंटिव डिटेंशन की बात करूँ तो उसमें हो जाएगा कि अगर ये पता चल गया कि वो पर्टिकुलर क्राइम करने वाला है वो इंसान और उससे पहले हमने रोक लिया, तो वो हो जाता है प्रिवेंटिव अरेस्ट, क्योंकि क्रिमिनल तो वो भी है लेकिन क्राइम से पहले वो लोग अरेस्ट कर लिए, तो वो हो जाता है प्रिवेंटिव अरेस्ट या प्रिवेंटिव डिटेंशन। ठीक है, इसमें आपको इतना जानना ज़रूरी था। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट बात करें तो राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, आर्टिकल नंबर 23 और 24, ठीक है, शोषण के खिलाफ अधिकार इसको कहेंगे। सो आर्टिकल नंबर 23 की बात करो तो प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स एंड फोर्स्ड लेबर। ठीक है, तो इसमें क्या होता है ह्यूमन बींग्स ट्रैफिकिंग, सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है आपको। ठीक है, इसमें आप कह सकते हो कि जो मानव तस्करी, एक पर्टिकुलर वर्ड हिंदी में अगर किसी को समझना है तो आप इस वर्ड से समझ सकते हो, या फिर आप कह सकते हो कि ट्रेड ऑफ ह्यूमंस का जो ट्रेड करते हैं, ठीक है, व्यापार करते हैं फॉर द पर्पस ऑफ फोर्स्ड लेबर या फिर सेक्सुअल स्लेवरी के लिए, ठीक है, उनको जो प्रोस्टिट्यूशन के अंदर डाल दिया जाता है, सेक्सुअली एक्सप्लॉइट किया जाता है, तो वो आ जाता है ह्यूमन ट्रैफिकिंग या सेल एंड परचेज ऑफ ह्यूमंस आप कह सकते हो। ठीक है, वो चीज़ होती है ह्यूमन ट्रैफिकिंग। और फोर्स्ड लेबर को प्रोहिबिट करना, रोकना, इसको ये चीज़ आ जाती है आर्टिकल नंबर 23 में। इसमें आपका ट्रैफिकिंग के साथ साथ जो ज़बरदस्ती बच्चों से बैगिंग का काम कराया जाता है, ठीक है, जो भीख मंगवाने का काम किया जाता है, वो चीज़ भी इसके अंदर आती है। फिर आपका जो फोर्स्ड लेबर है उसके अंदर है कि भाई काम तो बहुत ज़्यादा कराया जा रहा है, जिसको आप बंधुआ मजदूरी भी कह सकते हो। ठीक है, कर्ज उतारने के लिए भी काम तो बहुत ज़्यादा करवा लिया लेकिन उनको पैसे, वेजेस बहुत लेस दी जा रही है, तो फोर्स्ड लेबर भी इसके अंदर शामिल है। और बहुत कम लोगों को पता है कि बैगिंग जो है ना, जो भीख मांगना है, वो एक क्राइम है, वो एक जुर्म है। ठीक है, तो ये आर्टिकल 23 जो है वो प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स एंड फोर्स्ड लेबर से रिलेटेड है। आर्टिकल 24 की बात करूं तो प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्रीज, माइंस, अदर जगह पर जो वर्क करते हैं हैज़ार्डस एक्टिविटीज़ में, हैज़ार्डस फैक्ट्रीज़ में, बैंगल मेकिंग में। ठीक है, तो वो चीज़ें, मतलब बैंगल मेकिंग की अगर आप फैक्ट्री की बात करो तो इतने कम एज के बच्चे वहाँ पर काम करते हैं और बहुत जल्दी उनकी आई साइट जो है बेटा, आँखों की रोशनी उनकी चली जाती है। ठीक है, बहुत ही पेचीदा या हैज़ार्डस वर्क आप उसको कह सकते हो। तो आर्टिकल 24, जो भी बच्चे 14 ईयर्स की एज से कम है वो किसी भी फैक्ट्री में, किसी भी हैज़ार्डस वर्क में इंगेज ना हो, तो उसके लिए प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है प्रोविज़न ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन। ठीक है, ये है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कोई भी धर्म अपनाने की स्वतंत्रता, आप इसको कह सकते हो स्वतंत्रता का अधिकार, आर्टिकल नंबर 25 से लेकर के 28 तक आ जाता है। आर्टिकल 25 इज रिलेटेड टू फ्रीडम ऑफ कंसाइज एंड फ्री प्रोफेशन, प्रैक्टिस एंड प्रोपेगेशन ऑफ रिलीजन, कोई भी किसी भी धर्म का प्रोफेशन, मतलब किसी भी धर्म को अपना सकता है, उसको प्रैक्टिस कर सकता है और उसके बारे में प्रचार कर सकता है अपने रिलीजन के बारे में। तो ये है आपका आर्टिकल नंबर 25। आर्टिकल नंबर 26 की अगर बात करूँ तो फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स। आर्टिकल 27 है आपका फ्रीडम एज टू पेमेंट ऑफ टैक्सेस फॉर promotion of any particular religion, and article number 28 is freedom as to attendance at religious instruction or religious worship in certain educational institution। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आप देख सकते हो आर्टिकल 29 एंड 30 कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। सो आर्टिकल 29 इज़ रिलेटेड टू प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज़, जो माइनॉरिटीज़ है, ठीक है, जो अल्पसंख्यक है आप कह सकते हो, कम नंबर्स में है, ठीक है, तो उनको पूरा अधिकार है कि अपनी स्क्रिप्ट को, अपनी लैंग्वेज को प्रिजर्व कर सके, अपने कल्चर को प्रिजर्व करने का पूरा अधिकार है, उनको कोई नहीं रोक सकता, ये एक फंडामेंटल राइट है।
आर्टिकल 30 की बात करें तो राइट ऑफ माइनॉरिटीज़ टू इस्टेब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। जो माइनॉरिटीज़ है वो क्या कर सकते हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस अपना ओपन कर सकते हैं, पर्टिकुलर अगर किसी अपने कल्चर को प्रोटेक्ट करने के लिए या प्रिजर्व करने के लिए, ठीक है। जैसे आपने देखा होगा कि सिख्स के स्कूल होते हैं, ठीक है, सिख धर्म के या अलग अलग धर्म के अपने स्कूल खोलने के सबको क्या है, आज़ादी है, सिंपल लैंग्वेज में कहूँ तो। नेक्स्ट जो है आपके आर्टिकल 31A, 31B एंड 31C, ये कुछ प्रॉपर लॉज को सेव करने के काम करते हैं। ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है नहीं, इस वजह से मैंने इसका कुछ एक्सप्लेनेशन नहीं दिया है। आगे जो आपके आर्टिकल नंबर 32 से लेकर के 35 तक, ये है आपके राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़, जो कि इम्पोर्टेंट है, वो देखते हैं। आर्टिकल नंबर 32 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल, जिसको BR अम्बेडकर ने हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहा है, ठीक है। क्या कॉन्स्टिट्यूशन की आत्मा और हृदय कहा है जिसको, या फिर फंडामेंटल ऑफ फंडामेंटल राइट कहा है। तो इस आर्टिकल में बेसिकली है क्या कि ये जो राइट है ना, आर्टिकल नंबर 32, इसका ये मोटो है कि अगर किसी भी सिटीज़न को लगता है कि उनके फंडामेंटल राइट्स को कर्टेल किया जा रहा है या फंडामेंटल राइट्स उनको नहीं मतलब छीने जा रहे हैं उनसे, तो वो सुप्रीम कोर्ट तक जा सकता है। नेक्स्ट आर्टिकल नंबर 33, पावर ऑफ पार्लियामेंट टू मॉडिफाई द राइट्स कन्फर्ड बाय दिस पार्ट इन देयर एप्लीकेशन ऑफ फोर्सेस एक्सेट्रा। Article 34 is related to restriction on rights conferred by this part while marital law is in force in any area. Article 35 जो है it is related to legislation to give effect to the provisions of this part. So ये है आपके fundamental rights आर्टिकल नंबर 12 से लेकर के आर्टिकल नंबर 35 तक, जो ना सिर्फ आपके KVS के लिए इम्पोर्टेंट है, हर एक एग्ज़ाम में फंडामेंटल राइट्स से GS सेक्शन में क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। तो ये तो बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है, जितनी बार देखो उतनी कम, ठीक है। अगर याद हो गए तो हम झट से लगा करके आ जाते हैं। फंडामेंटल राइट्स में से ही बेसिकली क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं बहुत बार, तो क्योंकि ज़्यादातर आर्टिकल्स तो इतने सारे हैं, ठीक, तो इस वजह से ज़्यादातर जो क्वेश्चंस होते हैं वो हमें फंडामेंटल राइट से देखने को मिलते हैं। एट लास्ट आपने ये वीडियो देखी, उसके लिए थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। अगर चैनल से नए जुड़े हो तो सब्सक्राइब कर सकते हो, और सब्सक्राइब के साइड में एक बेल आइकन होता है, उसको प्रेस करना मत भूलना। कोई सजेशन हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, ठीक है। आपने ये वीडियो देखी, उसके लिए थैंक यू सो मच।